तो अपन कर रहे थे राजस्थान का जो मरुस्थल वाला जो पार्ट है उसको दो मेन डिवीजन यानी दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एक पार्ट था अपना एरिड या राठे रीजन, यानी एक भाग था शुष्क मरुस्थल या राठे प्रदेश। जबकि दूसरा पार्ट आता है अपना सेमेरिड और बांगड़ रीजन। तो अपना जो एरिड डेजर्ट वाला पार्ट है, शुष्क मरुस्थल वाला हिस्सा, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून। क्योंकि जब भी शुष्क भाग की बात होती है तो बात सिर्फ ड्यून्स को लेकर होती है, बालू स्तूप को लेकर होती है। तो बालू स्तूप या तो कुछ ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं मिलेंगे या बचे हुए हिस्से में मिलेंगे। तो मोस्टली एरिया तो ऐसा है कि जहाँ ड्यून्स पाए जाते हैं, तो वो एरिड डेजर्ट को हम टारगेट कर रहे हैं। तो एरिड डेजर्ट हमारे लिए 100% ज्योग्राफिकल एरिया है, और उस 100% एरिया का जो मोस्टली एरिया है वो विद सैंड ड्यून 58.5% विद सैंड ड्यून में काउंट होता है। जबकि विदाउट सैंड ड्यून एरिया वो रिमेनिंग पार्ट 41.5%। तो इस हिस्से में यानी एरिड डेजर्ट के जिस हिस्से में बालू का स्तूप नहीं है, उसके पीछे रीजन किसको माना गया है? हमादा। हमादा का मीनिंग क्या है? यानी चट्टानी या पथरीला मरुस्थल। रॉकी डेजर्ट इज नोन एज हमादा। सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड हियर। जो चट्टानी या पथरीला मरुस्थल होता है, यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। जैसे मेन ज्योग्राफिकल एरिया जैसलमेर, बाड़मेर एंड फलोदी। जैसलमेर में कुछ ज्योग्राफिकल एरिया रामगढ़, पोखरण और लोदरवा, कुछ साइट हैं जो लिखवाई थी मैंने। फिर दूसरा पार्ट अपना विद सैंड्यून। विद सैंड्यून में ये था कि विद सैंड्यून या बालू का स्तूप युक्त है, उसका बनने का मुख्य कारण होता है कि उस एरिया में विंड्स या पवन होती है। पवन के साथ सोइल या मिट्टी, और उस मिट्टी का निक्षेपण होता है, जमाव होता है। तो पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण या डिपोजिशन होता है, तो उससे बनने वाली स्ट्रक्चर को या बनने वाली इस कलाकृतियों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। अब वो ड्यून्स जिस स्ट्रक्चर में या जिस शेप में बनते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके टाइप होते हैं। अब जैसे पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण क्रिस्टियन से अर्धचंद्राकार आकृति में हो रहा है तो बरखान। बरखान के अपोजिट हो रहा है तो पैराबोलिक। बरखान की एक भुजा आगे बढ़ गई तो सिर्फ विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे हो रहा है, समकोण पे हो रहा है तो ये टी शेप बन रहा है तो ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। और इनमें से ट्रांसवर्स की तरह और कौन से होते हैं? एक बरखान जो इसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और एक पैराबोलिक। और एक जो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनते हैं उनको उनको लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून, रेखिक या रेखीय बालू का स्तूप। एक ड्यून्स तब बनते हैं जब विंड डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक हो, और जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हों, 3 and more than 3 arms। तो स्टार टाइप या तारानुमा बालू का स्तूप जो जैसलमेर में और सूरतगढ़, श्री गंगानगर में अधिक होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो कवर किया था अपन ने, मरुस्थल में जो झाड़ियां होती हैं उन झाड़ियों के पास मिलने वाले जो छोटे बालू का स्तूप है, क्योंकि झाड़ियों के आकार के स्मॉल ड्यून्स होते हैं तो इनको अपन श्रब का पीस या नेबखा कहा जाता है। तो डेजर्ट में झाड़ियों से कवरिंग यानी झाड़ियों के आसपास या इनके निकट बनने वाले स्मॉल ड्यून्स को नेबखा या श्रब का पीस कहा जाता है। ये शब्द ध्यान रखना, सह के नीचे रहे तो श्रब लिखा जाएगा, सब्र नहीं बोलना है। शब्द श्रब का पीस। कितने? 7 कंप्लीट हो गए थे ना अपने। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में लिखो नेटवर्क। नेटवर्क बालू का स्तूप। थैंक यू। नेटवर्क सैंड ड्यून।
नेटवर्क बालू का स्तूप। नेक्स्ट है नेटवर्क बालू का स्तूप। तो नेटवर्क सैंड ड्यून का मीनिंग ये होता है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये ड्यून्स का टाइप नहीं होना चाहिए था, लेकिन ज्योग्राफी मेरे हिसाब से नहीं चलती, ज्योग्राफी ज्योग्राफी के हिसाब से चलती। इसे कारण ड्यून्स के टाइप में नेटवर्क का मीनिंग ये बताया गया, जैसे बरखान है, फिर बरखान, फिर बरखान। तो जब एक साथ बहुत सारे रेत के टीले आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको कहा जाता है नेटवर्क सैंड ड्यून। जरूरी नहीं है बरखान हो, एक बरखान है, फिर लॉन्गिट्यूडनल रेख है, बालू का स्तूप है, फिर हो सकता है पैराबोलिक आ जाए, फिर हो सकता है ट्रांसफरस आ जाए, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन मीनिंग ये लिया जाता है जब ड्यून्स ज्यादा हों और आपस में कनेक्ट हों, तो ये कनेक्टिंग ड्यून्स जो होते हैं आपस में जुड़े हुए रेत के टीले होते हैं, उनको नेटवर्क सैंड ड्यून कहा जाता है। जैसे अपना सेनफोल या मोबाइल फोन होता है, उसमें एक साइड में अपने साइन आता है, निशान आता है बैटरी का, ये तो उतना दिखेगा जितना आपने रात को छोड़ी होगी, और एक साइड में अपने नेटवर्क ये दिखाई देता है। तो कई बार जब अपन कॉलिंग पे होते हैं, फोन पे होते हैं ना, तो ये वाला पार्ट है, ये गायब हो जाता है कई बार, तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है अपना, फिर वापस सामने से फोन आता है कि फोन क्यों काटा। तो फिर अपन सफाई दे रहे होते हैं कि काटा नहीं था, ये रेंज में नहीं था, नेटवर्क में नहीं था। तो नेटवर्क का मीनिंग होता है कनेक्टिविटी। तो ये सिर्फ एक टर्म्स होती है, ना कि टाइप्स ऑफ ड्यून्स। अब नेटवर्क तो किसी का भी बन सकता है, हो सकता है सारे बरखान हो, हो सकता है सारे अनुप्रस्थ हो, हो सकता है अलग अलग प्रकार के ड्यून्स हो। तो इसका मीनिंग है ये ड्यून्स की कनेक्टिविटी की सिर्फ एक टर्म्स होती है, जहां ड्यून्स ज्यादा हों और आपस में जुड़े हुए हों। तो जुड़े हुए होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सैंड ड्यून। तो इसका मीनिंग कोई स्पेसिफिक ड्यून्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते कि भाई ये दो बालू का स्तूप आपस में जुड़ेंगे, या ये वाले जो ड्यून्स हैं ये आपस में ज्यादा जुड़ते हैं। तो इसका मीनिंग आपस में जहाँ ड्यून्स की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो उसको हम ड्यून्स का नेटवर्क कहते हैं, यानी ड्यून्स काफी लंबे एरिया में फैले हुए हैं। तो जैसे आपस में जब फोन या कनेक्टिविटी अपनी होती है, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। जैसे कई पुराने मित्र मिलते हैं तो अपन पूछ लेते हैं भाई तेरे नेटवर्क में कौन कौन है, भाई मेरे तो सबके मोबाइल जो फोन नंबर है वो खो गए थे या सिम चेंज कर ली, तेरे नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी में। तो कनेक्टिंग ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी। तो इसमें कोई स्पेसिफिक शेप या आकार नहीं बनाना आपको, आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए लिख दो, मीनिंग है कि connecting sand dunes connecting sand dunes are known as network sand dune। आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूप नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। या आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूप को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून्स। कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून्स। अब ये वाले बालू का स्तूप मुख्यतः उन एरिया में ज्यादा होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ड्यून्स ज्यादा हो, जहाँ रेत के टीले ज्यादा पाए जाते हैं, लाइक जैसलमेर। नॉर्थ में चलते हैं बीकानेर, इस साइड से होते हुए बाद में आपके चूरू, तो ये मुख्यतः हरियाणा के जो टच वाले जो ज्योग्राफिकल एरिया वहां तक ये पाए जाते हैं। तो मीनिंग है कि जब ड्यून्स हैं जिनका शिफ्टिंग जो ज्यादा हो रहा है, तो मरुस्थल अपने शिफ्ट हो रहे हैं जैसलमेर बीकानेर चूरू की तरफ, और यहाँ सबसे आगे जो ड्यून्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं बरखान। और बरखान के साथ आगे जो इनकी कनेक्टिविटी होती है, या बीकानेर की और इनकी कनेक्टिविटी होती है, या बीकानेर जैसलमेर की और जब कनेक्टिविटी होती है, तो उनको कहा जाता है नेटवर्क सैंड ड्यून्स। क्योंकि जहाँ ड्यून्स एरिया ज्यादा हो और आपस में जुड़े हुए हों,
तो उस ट्रम्स को बोला गया नेटवर्क सैंड ड्यून। तो वैसे देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक ड्यून्स नहीं है, यानी कोई भी रेत का टीला जो आपस में जुड़ा होगा उसको कहेंगे बालू का स्तूपों का नेटवर्क। तो ये टर्म्स होनी चाहिए थी, ना कि टाइप्स ऑफ ड्यून्स। तो लिख दिया गया टाइप्स ऑफ ड्यून्स में, तो अपने को भी पढ़ना है, मानना भी है। जैसे कई बार इसमें ज्योग्राफिकल शब्द इस तरीके से आते हैं कि कौन सा ड्यून्स का टाइप नहीं है, तो कुछ तो प्रमुख है वो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे बरखान, तो ये तो प्रसिद्ध ड्यून्स में आता है। जैसे पैराबोलिक, ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे एक लिख दिया जाता है तारानुमा बालू का स्तूप, या नेटवर्क, नेटवर्क बालू का स्तूप। और एक शब्द लिखा जाता है इसमें इंसेलबर्ग। तो इनमें से बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है, तो बरखान हम पढ़ चुके हैं, पैराबोलिक भी है, नेटवर्क भी है। ये शब्द नहीं पढ़ा अपन ने, और ना बालू का स्तूप में पढ़ेंगे ये। तो इसका मीनिंग है टाइप्स ऑफ ड्यून्स नहीं है। तो अभी अपने को दिमाग नहीं लगाना, क्या ये आगे कवर हो जाएगा अपना। डेजर्ट एरिया में जब हिल्स होती हैं तो इरोजन के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है, जो पहाड़ियां होती हैं अपर्दन के बाद में जो बची हुई जो पहाड़ियां होती हैं, उनको डेजर्ट एरिया में क्या कहा जाता है, इंशेलबर्ग। वैसे जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा में इंसेल का मीनिंग होता है आइलैंड या टापू, यानी जो द्वीप जैसा दिखाई दे। और बर्ग का मीनिंग होता है हिल्स, यानी ऐसी पहाड़ियां जो रेत के मरुस्थल में या डेजर्ट एरिया में एज ए आइलैंड आपको दिखाई दे, टापू की तरह। तो उन अपरदित पहाड़ियों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। तो आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ लो ऐसे तो, कि ये भी बालू का स्तूप नहीं है, ये भी बालू का स्तूप नहीं है, ये भी बालू का स्तूप नहीं है। तो नहीं है के ऊपर तो बात ही नहीं कर सकते। नहीं है तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा जाएगा कौन कौन नहीं है। तो अपने तो सिर्फ वो कवर करने हैं कौन से हैं। तो कौन से हैं तो वो जल्दी कवर हो जाएंगे, 8-9 बालू का स्तूप है अपने लगभग। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो उसमें कोई ना कोई ज्योग्राफिकल टर्म्स यूज करते हैं वो। तो अपने को तो वो निकाल लेंगे हमने कौन कौन से कवर किए हुए हैं, तो उन बालू का स्तूप को निकाल लीजिए। बाकी जो शब्द आपको थोड़ा अजीब लगेगा वो आपका आंसर रहेगा। वो पूछेंगे कौन सा ड्यून्स नहीं है, तो अपने पढ़ रखे वो तो ड्यून्स हैं, और जो नहीं पढ़ रखे वो ड्यून्स नहीं है। तो इसमें ये नहीं करना है सर आपने ये तो नहीं बताया था ये ड्यून्स नहीं है, तो ये तो बताना इम्पॉसिबल है कि कौन कौन सा ड्यून्स नहीं है। तो अपने मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट ड्यून्स है वो मैक्सिमम अपने बुक्स में कितने मिलते हैं, तो 9 के 9 अपन कवर करते हैं यहाँ पर। तो इसमें ज्योग्राफिकल एरिया में लिखो, नेटवर्क सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, बीकानेर, चूरू एंड हरियाणा रीजन। नेटवर्क बालू का स्तूप सामान्यतः है, सामान्यतः लिख दो चाहे सर्वाधिक लिख दो, जैसलमेर की तरफ ही होते हैं ज्यादा। जहाँ ड्यून्स अधिक होंगे वहां कनेक्टिविटी भी ज्यादा होगी। शेखावाटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू, तीनों डिस्ट्रिक्ट। तो नेटवर्क सैंड ड्यून या दीज सैंड ड्यून आर मोस्टली फाउंड या जनरली फाउंड इन जैसलमेर, बीकानेर, चूरू एंड हरियाणा। ये बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर, बीकानेर, चूरू एवं हरियाणा में पाए जाते हैं, या हरियाणा क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैं तो सही 9-20 से, लगभग 9-20 पे ही स्टार्ट करता हूँ क्लास, तो बाकी तो रिवीजन वाली पहले वाली बातें करता हूँ। तो सर 9-20 पर आया करो 10 मिनट में, 10 मिनट ही मिलती हैं, चाय भी नहीं पी पाते ढंग से। अब ये देखो ये इंसान की साइकोलॉजी होती है एक तरीके की। अब मैं 9-20 पे आऊंगा तब आप 9-30 पे आओगे, कि 9-20 पे तो वो आएगा, 5 मिनट पुरानी बातें करेगा, और 5 मिनट स्टार्टिंग वाली कोई ज्यादा काम की बातें होती नहीं है।
तो अपन 9:30 तक भी जाएंगे तो ठीक है। और अगर मैं 9:15 पे स्टार्ट करता हूँ तब आप धीरे धीरे माहौल बनना स्टार्ट होता है आप लोगों का कि हाँ गाड़ी आ गई है, 2 मिनट लगाएगा, धीरे धीरे चलता है, इतने में अपन थोड़ा सा लेट चलेंगे। तो आप 9:20 वाला लगभग 9:20 पे आ जाया करो, 9:20 से स्टार्ट करते हैं अपन। आज भी देखा हुआ 9:20 पे स्टार्ट की थी क्लास तो अपन ने। तो 5-7 मिनट मेरे को भी माहौल चाहिए होता है स्टार्ट करने का। नाम है रघुवीर मीणा सर, बैग टेबल पर रख कर गया था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ रखा है? अच्छा, अभी पता नहीं कहाँ रखा है। आगे नीचे क्या? समस्या का समाधान करें, अपने सबसे अच्छे मित्रों के पास पता करें आप। किसका बैग है? आपका? ये एक बार नवीन जी को बोलना इनका बैग इस वाली टेबल का कैमरे में देखें कौन लेके गए, और जो लेके गए हैं ना उनके आई कार्ड लो और उनको बाहर करो। कोई बात नहीं, जहाँ पे भी एक कैमरे में आ जाओगे आप। आ गए? जैसे किसी और का रखा हुआ है यहाँ? एक बार पता कर लो यहाँ कौन बैठा था अलग में। क्या हुआ? क्या पुष्पेंद्र? पुष्पा? वैसे तो पुष्पेंद्र ही है, घर वालों ने तो पुष्प और पुष्प फोन पे हो जाता है वो तो। करण एसी चला दो। चालू है क्या? तो अपने पास इतने एडमिशन जो हैं एसी चला सकते हैं अपने आराम से। हाँ जी। नेक्स्ट है अवरोधी बालू का स्तूप। भाई, आपका बैग नहीं है तो ज्यादा छानबीन नहीं करें इसके अंदर। हाँ, नेक्स्ट अवरोधी बालू का स्तूप ड्यून्स में लास्ट है अपना ये। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून, अवरोधी बालू का स्तूप। ये कोई स्पेसिफिक शेप या आकृति में नहीं बनते, जैसे राजस्थान के अंदर ये अरावली रीजन है। अरावली रीजन में जैसे ये अजमेर का हिस्सा है। अजमेर का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट, उत्तरी पश्चिमी जो भाग आता है वो आता है पुष्कर। अजमेर की पहाड़ियों से क्रॉस करते हुए हम इनको वेस्ट की तरफ चलते हैं तो पश्चिम की तरफ चलते हैं तब पुष्कर आएगा। तो पुष्कर की पहाड़ियों में कभी आपने पुष्कर को विजिट किया है तो झील की तरफ जाते टाइम अपने मिट्टी का एरिया आता है जहाँ पे पुष्कर मेला आयोजित होता है, और उस मिट्टी वाले एरिया को क्रॉस करते ही आगे झील आ जाती। तो वो जो पहाड़ियों के बीच में जो ड्यून्स बने हुए हैं उन ड्यून्स को क्या कहा जाता है? ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून, अवरोधी बालू का स्तूप। अब जैसे पुष्कर से आप जयपुर की तरफ आओगे तो जयपुर में इस साइड में दूदू वगैरह की तरफ एक स्थान आता है बेचून। बेचून की पहाड़ियां भी बोली जाती हैं, ये जयपुर में। फिर बेचून से आप जयपुर के नॉर्थ वेस्ट सांबर के टच में एक एरिया आता है नावा या सांबर के आसपास, जोबनेर। ये जयपुर और नागौर के बॉर्डर पे आता है, हालांकि नागौर का बॉर्डर अभी ये वर्तमान में डीडवाना कुचामन का बॉर्डर है। जैसे जोबनेर को क्रॉस करते ही आगे आपका नागौर का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। फिर जोबनेर और इससे आगे की ओर जाओगे तो आप जयपुर के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा आता है वो आता है सीकर की पहाड़ियाँ।
तो यहाँ पे जो ड्यून्स बनते हैं सीकर के और जोबनेर के और बिचून पहाड़ियों के पास में, पुष्कर पहाड़ियों के पास में, ये जो ड्यून्स होते हैं ये होते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। तो अवरोध कौन है यहाँ? अरावली माउंटेन्स या अरावली हिल्स जो है, अरावली की पहाड़ियां अवरोध है यहाँ। और ये ड्यून्स इस तरीके से बनते हैं जैसे कि कोई पहाड़ी आती है विंड्स के सामने। तो इसका मीनिंग एक तो डिपोजिशन इस पहाड़ी के पास में यहाँ होना स्टार्ट होता है। कुछ पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं मिट्टी के कि हवाएं उन पार्टिकल्स को पहाड़ी को क्रॉस करके नेक्स्ट साइड में डिपॉजिट कर देती। तो इनकी एक खास बात यह है कि सिर्फ ये बैरियर के एक हिस्से में नहीं है, बैरियर के दोनों हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे हिल्स या पहाड़ी है और विंड डायरेक्शन ये थी। तो विंडवर्ड साइड एंड लीवोर्ड साइड, पवन सम्मुख और पवन विमुख दोनों भागों के अंदर ये अवरोधी बालू का स्तूप है आपके। अब जो माउंटेन वाले एरिया होते हैं राजस्थान में, जैसे अरावली पार्ट, तो अरावली राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता यहाँ ज्यादा पाई जाती है। तो जैव विविधता के पीछे रीजन ये है कि जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ मुख्यतः वर्षा अधिक होती है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ ड्रेनेज सिस्टम या नदियों का उद्गम ज्यादा होता है। जहाँ नदियाँ अधिक होती हैं सामान्य सी बात है उस क्षेत्र में जल अधिक होता है। और जल या वाटर प्रेजेंस अधिक है, इसका मीनिंग है वहाँ पे वेजिटेशन या वनस्पति अधिक होगी। और वनस्पति अधिक है तो सामान्य सी बात है उसमें वाइल्ड लाइफ अधिक होगा, वन्य जीव अधिक होंगे। वन्य जीव अधिक होंगे, जनजातियां उस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है। जब वर्षा है तो नदी वहां होती है जहाँ रेनफॉल ठीक हो अपने। और जहाँ नदियां होंगी तो सामान्य सी बात है वहां जल अधिक होगा, झील अधिक होंगे। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक अरावली कहाँ फैली हुई है? हाइट तो सबसे ज्यादा सिरोही में है, ज्योग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा उदयपुर में है। तो इसमें झील सबसे ज्यादा किस एरिया में है? उदयपुर में, क्योंकि अरावली वहां पे अधिक। तो वहां पे आपके बायोडाइवर्सिटी या वनस्पति भी सबसे ज्यादा है। फॉरेस्ट रिपोर्ट जब आप पढ़ते हो सबसे ज्यादा वन किस जिले में पढ़ते हो? उदयपुर में। और जहाँ वन अधिक होते हैं वहाँ जनजातियां हमेशा सबसे ज्यादा होती हैं। तो ट्राइब्स भी अपने किस क्षेत्र में अधिक होते हैं? उदयपुर या अरावली की तरफ। तो अरावली के अंदर अपने बायोटिक पार्ट यानी जैविक भाग है वो अधिक पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ वनस्पति है तो वनस्पति भी अपने आप में बायोटिक पार्ट, ये भी जीव होता है अपने आप में, वनस्पति भी। और इनमें वाइल्ड लाइफ भी होते हैं। तो इसका मीनिंग जहाँ बायोटिक पार्ट अधिक हो या जैव विविधता वहाँ अधिक हो तो वो धीरे धीरे समय के साथ उनकी डेथ भी होती। तो उनके फॉसिल्स बनते हैं, जीवाश्म बनते हैं। तो ये जो फॉसिल्स वगैरह हैं ये पहाड़ों में जैसे बारिश होती है तो जीवों के अंश जो होते हैं वो नीचे की ओर आके इकट्ठे हो जाते हैं। और उन जीवों के अंश को ये ड्यून्स हैं ये कवर कर लेते हैं। तो इन ड्यून्स के अंदर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो जीवाश्म क्योंकि अरावली के पास में अपने बायोटिक पार्ट ज्यादा होता है, यानी जैव विविधता अधिक होती है। तो जैव विविधता के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं फॉसिल्स, जीवों के अंश या जीवाश्म, वो जीवाश्म इन ड्यून्स के अंदर ज्यादा इकट्ठे होते हैं। तो कौन से ड्यून्स को जीवाश्म बालू का स्तूप भी कहा जाता है? अवरोधी बालू का स्तूप को। इस कारण इनको फॉसिलाइज्ड ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स के नाम से भी जानते हैं। यानी इसमें ये टाइटल भी यूज होता है, अवरोधी बालू का स्तूप के साथ लास्ट में लिखेंगे। जीवों के अवशेष हैं तो जीव अवशेष या जीवावशेष, तो अवरोधी जीवाश्म बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो ये मुख्यतः जो फॉसिलाइज्ड होते हैं या फॉसिल्स हैं उसके कारण बोला गया है। जो जीवों के अंश होते हैं रिमेन्स ऑफ फॉसिल, उसके आधार पे इसको इनको ऑब्स्टेकल फॉसिलाइज्ड सैंड ड्यून कहा जाता है। तो ये शब्द भी इसमें यूज करते हैं। तो अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था ये शब्द कि जीवाश्म में मुख्यतः कौन से बालू का स्तूपों में ज्यादा होते हैं? तो आंसर है अवरोधी बालू का स्तूप, यानी जो बैरियर ड्यून्स बनते हैं या ऑब्स्टेकल ड्यून्स बनते हैं। ड्यून्स के बनने की खास बात है कि दिस ड्यून्स आर फॉर्म्ड बोथ साइड ऑफ माउंटेन या हिल्स, कि ये बालू का स्तूप है पहाड़ी या पर्वत के दोनों तरफ बनते हैं।
and these sand dunes are mostly found in पुष्कर अजमेर, बिचून, जोबनेर, सीकर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन अरावली रीजन, क्योंकि अरावली है अवरोध मरुस्थल के सामने अपने अरावली हिल्स ही होते हैं। तो इसका मीनिंग ये बालू का स्तूप अरावली रीजन में आके बनते हैं, कोई स्पेसिफिक आकृति नहीं होती इनकी। यानी पहाड़ का अवरोध है, वहां की मिट्टी इकट्ठा हो गई, उस अवरोध के कारण या हिल्स के कारण बनने वाले टीले को हम क्या बोल देंगे, अवरोधी बालू का स्तूप, क्योंकि ये हिल्स और माउंटेन के बैरियर से बने होते हैं। तो जैसे बालू का स्तूपों में हमने ज्यादातर में स्ट्रक्चर या संरचना ही पढ़ी है, जैसे झाड़ी वाले में कोई संरचना नहीं पड़ी, हमने लिखा झाड़ी के पास मिट्टी इकट्ठा हो गई तो वो झाड़ी वाले रेत के टीले। मुख्यतः ड्यून्स जब आपस में जुड़ गए तो इसमें भी कोई आकृति नहीं थी, जब कनेक्ट हो गए तो इसका मीनिंग वो नेटवर्क सैंड ड्यून हो गए। बाकी कुछ ड्यून्स हैं जिनमें अपने शेप या आकृति को महत्व दिया है, जैसे क्रिसेंट है तो हमने नाम दिया उसको बरखान, उसके अपोजिट हेयरपिन शेप में या बरखान के अपोजिट है तो नाम दिया अपन ने पैराबोलिक। बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ी हुई दिख रही है तो वो शेप सैंड ड्यून। तो इसका मीनिंग ड्यून्स में मोस्टली स्ट्रक्चर या शेप बनती है, लेकिन कुछ ड्यून्स हैं वो शेप के अकॉर्डिंग नहीं, अपने सामने के अवरोध या उस ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन किया गया है। जैसे झाड़ी वाले जहाँ झाड़ी के पास बन गया तो उसको झाड़ी वाला रेत का टीला, तो उसमें आकृति की बात नहीं हुई अपने, तो इसमें भी आकार की बात नहीं होती। ये मुख्यतः किस रीजन में पाए जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, अरावली रीजन में। तो एग्जाम में सुमेलित करने में देते हैं तो इसमें मोस्टली जो लोकेशन दी जाती है वो लोकेशन दी जाती है पुष्कर अजमेर, ये सबसे ज्यादा दिया जाता है। बाकी और ऑप्शन अगर दें तो वो अरावली की पहाड़ियों के नाम लिखेंगे, बिचून की पहाड़ियां जयपुर, जोबनेर की पहाड़ियां जयपुर, सिक्कर की पहाड़ियां शेखावाटी। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो पहाड़ियां उनके आसपास ये ज्यादा मिलेंगे। तो इसमें डेफिनेशन में लिखिएगा, पहले ये बना रहे हो क्या इसमें आकार, ये वाला बना लो बनाना चाहो। इसमें हिल्स के पहले टाइटल लगाना चाहो तो लगा दो अरावली हिल्स, क्योंकि अपने यहाँ पहाड़ियां जो है अरावली हिल्स के रूप में, अरावली की पहाड़ी। एक साइड में से विंड्स को दिखा दीजिए, ड्यून्स इसके दोनों तरफ दिखाना है, और उसके ऊपर लिख दो ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून, अवरोधी बालू का स्तूप। डेफिनेशन में जैसा इस पहाड़ी के साथ अपने इंडिकेट किया उसे वही लिखना है अपने को, कि दिस ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय बैरियर ऑफ अरावली हिल्स, ये बालू का स्तूप अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से बने होते हैं। ये बालू का स्तूप, दिस सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय बैरियर ऑफ अरावली हिल्स, ये बालू का स्तूप ये बालू का स्तूप अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से बने होते हैं। एंड जहां हिल्स आ गई, बैरियर आ गया, उसी के पास बने होते हैं। These dunes are formed by barrier of अरावली हिल्स। फिर इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखे, अवरोधी बालू का स्तूप पहाड़ी के दोनों ओर निर्मित होते हैं। These dunes are formed both side of mountain और hills। अवरोधी बालू का स्तूप पहाड़ी के दोनों ओर निर्मित होते हैं। These dunes are formed both side of mountain और hills। अवरोधी बालू का स्तूप पहाड़ी के दोनों ओर निर्मित होते हैं। अब जैसे मिट्टी जमा होगी तो पहाड़ी से पानी के साथ जो नीचे जीवों के अवशेष आए हुए हैं वो उन जीवाश्म को धीरे धीरे कवर कर लेती है, तो इन बालू के स्तूपों के नीचे जीवाश्म में भंडारित होते हैं, इस कारण इनको जीवाश्म बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन बालू के स्तूपों में इन बालू के स्तूपों में जीवाश्म पाई जाते हैं,
जीवाश्म पाए जाते हैं या भंडारित होते हैं। Fossils are found or deposited in these dunes. Fossils are deposited or found in these dunes. इन बालू स्तूप में स्तूप में जीवाश्म पाए जाते हैं या भंडारित होते हैं। इस कारण इन्हें अवरोधी जीवाश्म बालू स्तूप भी कहा जाता है। तो fossils are deposited or found in these dunes. That's why yeah, therefore these dunes are also known as obstacle fossilized sand dunes. तो इसमें जो ऑब्स्टेकल है उसके साथ ये शब्द ऐड हो जाएगा फॉसिलाइज्ड सैंड ड्यून्स। इस कारण इन्हें अवरोधी जीवाश्म बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इसका मीनिंग है 2-3 लाइनें लिखे, इन 3 लाइनों में सिर्फ एक ही शब्द इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म। ये अंडरलाइन कर दीजिए। तो क्वेश्चन एग्जामिनर इसी को टारगेट करता है कि जीवाश्म कौन से बालू का टीलों में, अवरोधी बालू का स्तूप। अब मिलने के तो हर बालू का स्तूप में जीवाश्म थोड़े बहुत मिलते हैं, क्योंकि जहाँ ड्यून्स बनेंगे उनके आसपास में छोटी मोटी वनस्पति भी होती, और धीरे धीरे वो वेजिटेशन है, वो वनस्पति है, उसको मिट्टी कवर कर लेती है कई बार, तो उस वेजिटेशन में कुछ जीव भी होते हैं। तो देखा जाए तो वैसे लगभग अपन ये नहीं कह सकते कि बाकी किसी भी बालू का टीले में जीवाश्म नहीं होते, लेकिन कंपेरेटिवली इसमें ज़्यादा होते हैं। अगर दूसरे बालू का टीलों से तुलना करें तो इसमें ज़्यादा होंगे। क्योंकि ये उस एरिया में बनता है जहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा अरावली में, तो ये अरावली रीजन में बनता है। तो अब इसमें ज्योग्राफिकल एरिया कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट लाइन में लिखे। अवरोधी बालू का स्तूप मुख्यतः, या विस्तार करके लिख दो आगे, एक्सटेंड इन पुष्कर अजमेर, बिचून जोबनेर, दोनों के ब्रैकेट में आगे जयपुर आ सकता है, जैसे पुष्कर के ब्रैकेट में अजमेर। नेक्स्ट बेचून जोबनेर, बेचून जोबनेर के आगे ब्रैकेट में लिख दो जयपुर, और आगे लिख दो एंड सीकर। पुष्कर अजमेर, बेचून, दोनों अलग अलग जगह हैं। बेचून जोबनेर दोनों हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बेचून की पहाड़ियाँ, जोबनेर की पहाड़ियाँ, सीकर की पहाड़ियाँ, तो ये अरावली रीजन में बनेगा आपके। तो इसमें एग्जाम में ये ऑप्शन ज्यादा आता है, तो ये फर्स्ट अपन ने इसीलिए लिखा है पुष्कर अजमेर, ये अंडरलाइन कर दीजिए, राइट टिक कर दीजिए। वैसे इसमें ऑप्शन का लगभग पता भी लग जाता है, अरावली क्षेत्र का नाम लिखता है वो मोस्टली, कि सीकर की पहाड़ियाँ, जोबनेर, बिचून की पहाड़ियाँ, पुष्कर की पहाड़ियाँ, इन क्षेत्रों में बनने वाले बालू का टीले अवरोधी बालू का स्तूप। और आजकल इस तरीके से कि किसी ड्यून्स की विशेषताएं अगर ज्यादा हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों तीनों पॉइंट में एक ही ड्यून चल रहा होता है, और उनमें से कोई एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक स्टेटमेंट वो गलत लिख देंगे। जैसे अवरोधी बालू का स्तूप मुख्यतः अरावली रीजन के आसपास अधिक बनते हैं, तो सही बात है, अवरोध यहाँ हिल्स की आवश्यकता होती है, तो वो अरावली के पास ही अवरोध। और अपने डेफिनेशन भी लिखा है कि मुख्यतः अरावली पहाड़ियों के अवरोध से निर्मित होते हैं, हिल्स बैरियर्स के कारण बनते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया कि ये बालू का टीले हैं पहाड़ियों के दोनों तरफ पाए जाते हैं, दिस ड्यून्स आर फाउंड बोथ साइड ऑफ हिल्स और माउंटेन। फिर एक स्टेटमेंट लिख दिया कि इन बालू का स्तूपों में मुख्यतः जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट। और एक लिख दें कि ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं, तो मैक्सिमम ये नहीं होते, मैक्सिमम होते हैं पैराबोलिक। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, तो गतिशील ये नहीं होते, बरखान होते हैं, जो मुख्यतः मरुस्थलीकरण को, डेजर्टिफिकेशन को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है इसको।
तो ये अवरोधी बालू का स्तूप, ये इंपॉर्टेंट कर देना। तो ये खास बात है, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जब एक क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट 3-4 एग्जाम में उसको कंटिन्यूस पूछती है वो, कोई नया क्वेश्चन होता है तो। और उसके बाद में उसको अगले 15-20 साल ही नहीं पूछते हैं। जैसे शुरुआत में इन्होंने एक माही नदी का मैदान, जो 56 का मैदान है, उस 56 के मैदान को स्टार्टिंग में इतना पूछा गया 2001 से लेकर 2010 तक के एग्जाम में। शायद ही आरपीएससी ने कोई ऐसा एग्जाम करवाया होगा बिना 56 के। यानी या तो पूछ लेते 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है, माही, या पूछते 56 का मैदान कौन से जिलों में है, तो माही वाले जिलों के नाम लिखने होते, या पूछते 56 के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या 56 के मैदान में कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं। यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन उनके पास क्या रहता, 56। तो इस तरीके से जब जैसे एक क्वेश्चन का ट्रेंड आता है कुछ समय के लिए, तो आजकल ये अवरोधी बालू का स्तूप का ट्रेंड आया हुआ है, इस कारण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो अपने एरिड डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल के अंदर सेकेंड पार्ट जो स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाला तो था अपना बालू का स्तूप, जहां नहीं है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। नेक्स्ट हिस्सा जो स्टार्ट किया था वो था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश विद सैंड ड्यून रीजन। तो जहां ड्यून्स पाए जाते हैं तो उसमें लास्ट में एक टर्म्स आती है ड्यून से जुड़ी हुई, बालू के स्तूपों से जुड़ी हुई जो टर्म्स, जिसमें जनरली हम शब्द यूज करते हैं धोरेन धरियन। तो धोरे और धरियन जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये वाला पार्ट, या जो अपना एरिड डेजर्ट है, तो इस एरिड डेजर्ट से जुड़ी हुई कुछ कॉन्सेप्ट हैं अपने। तो उस कॉन्सेप्ट में एक ये भी आता है धोरे धरियन। इसी ज्योग्राफिकल एरिया से जुड़ा हुआ अपना एक आता है आकलवुड फॉसिल पार्क। इसी ज्योग्राफिकल एरिया से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट आता है अपने औषधि चट्टानी, चट्टानी समूह है। सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रुप। वैसे इनको चाहे मरुस्थल के एरिड और सेमेरिड दोनों पार्ट कवर करने के बाद भी हम कवर कर सकते हैं मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में, लेकिन ये मुख्यतः राजस्थान में एरिड डेजर्ट हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। और इसी क्षेत्र में अवसादी चट्टानों के नीचे जो पानी भंडारित मिला है सरस्वती नदी का, उसको हम कहते हैं वाटर बेल्ट, जल पट्टी, या उसको एक टाइटल दिया गया लाठी सीरीज। तो ये कुछ विशेषताएं अपने एरिड डेजर्ट की हैं। यानी एरिड डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या है, तो अध्ययन तो एरिड डेजर्ट का कितने भागों में किया है, तो विदाउट सैंड ड्यून और विद सैंड ड्यून। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेष बातें देखने को मिलती हैं। अब उन विशेषताओं में एक तो आता है दोहरे और दरियन। तो अभी हम वही पढ़ रहे थे दोहरे और दरियन। तो दोहरा जो कॉन्सेप्ट है, वैसे राजस्थान की जो कविताएं हैं उसमें कन्हैया लाल सेठिया जी की एक कविता आती है, आ धरती धोरारी, आ धरती मीठे बोरारी, मीठे बोर यानी बोरी झाड़ियों के लगते हैं ना। तो दोहरे का जो मीनिंग है वो जनरली हम लेते हैं वेवी टाइप सैंड से, ये जो लहरदार रेत के टीले होते हैं, लहरदार बालू का स्तूप। आप चाहे किसी भी प्रकार का ड्यून्स देख लो, किसी भी प्रकार का बालू का स्तूप होगा, तो उसमें मिट्टी आपको इस तरीके से दिखाई देगी जैसे समुद्र के अंदर पानी की लहरें हैं वो रुक सी गई हैं। जैसे पानी के अंदर तो जो वेव्स होती हैं वो आगे की ओर बढ़ती रहती हैं, जबकि मिट्टी के अंदर जो वेव्स हैं वो आपको स्थायी दिखाई देती हैं, लाइनें दिखाई देती हैं। तो वो जो ड्यून्स में जो लाइनें दिखाई देती है मिट्टी की, ये वाली, इनको कहते हैं दोहरे। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ये शब्द यूज किया जाता है खेत के अंदर, जब हम मिट्टी को थोड़ा इस तरीके से खड़ा करके उसमें पानी छोड़ते हैं,
तो उसमें क्यारियां बनाते हैं, उन क्यारियों में जो पानी जाता है दोरों के माध्यम से जाता है, तो कहते हैं दोरों में पानी छोड़ दिया। तो दोरा ये जो वेवी टाइप जो मिट्टी हमने खड़ी की इसके बीच का हिस्सा है। तो वैसे ही अपने रेत के टीले जो ड्यून्स होते हैं उनमें आपको लहरदार जो रेत के टीले यानी ये जो लाइनें दिखाई देते हैं इनको दोरे कहते हैं। तो इसमें जो की वर्ड आता है वो आता है लहरदार। वेवी टाइप सैंड ड्यून्स आर नोन एज दोरे। तो इसका मीनिंग है कोई स्पेसिफिक ड्यून्स नहीं है, ये जो लहरें होती हैं हर ड्यून्स में होती हैं मिट्टी की। तो लहरदार बालू का स्तूपों को वेवी टाइप सैंड ड्यून्स आर नोन एज दोरे। तो दोरा कोई बालू का टीले का प्रकार नहीं है, ये सिर्फ उसमें पाई जाने वाली एक टर्म्स है कि रेत के टीले में जो वेवी टाइप ड्यून्स या मिट्टी जो दिखाई देती है वो दोहरा होता है। और जब दोहरे आगे शिफ्ट होने लग जाए यानी रेत के टीले जब आगे शिफ्ट होते हैं बालू का स्तूप, जब ये स्थानांतरित होते हैं या गतिशील होते हैं तो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को हम कहते हैं दरियन। तो दरियन जो जो कॉन्सेप्ट आता है वो शिफ्टिंग ड्यून्स के लिए आता है। जैसे कोई बालू का स्तूप पहले यहाँ था, हवाओं ने उस ड्यून्स को धीरे धीरे 5 साल में 10 साल में या हो सकता है 100 साल में उस ड्यून्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर हवाएं चलना स्टार्ट हुई, फिर उसको आगे यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो जो ड्यून्स टाइम टू टाइम अपना स्थान शिफ्ट करते रहते हैं, गतिशील होते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को धारण करते रहते हैं, वो होते हैं दरियन। तो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज दरियन। अब हर बालू का टीला लगभग दरियन होता है, यानी गतिशील हर बालू का टीला होता है, कोई कम होता है। जैसे बैरियर ड्यून्स हैं तो वो कम गतिशील होते हैं, और एक अवरोधी बालू सॉरी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, क्योंकि अनुप्रस्थ या ट्रांसफरस बनता ही तब है जब उसके राइट एंगल या समकोण पर कोई बैरियर आता है। तो जनरली हम ट्रांसफरस को मोस्ट स्टेबल मानते हैं, सबसे स्थिर बालू का स्तूप। और मोस्ट डायनेमिक ड्यून्स हम किसको मानते हैं? बरखान को। तो इसका मीनिंग हर बालू का टीला थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है तो उसमें सबसे ज्यादा दरियन करने वाला, दरियन का मीनिंग शिफ्ट होने वाला, कौन सा बालू का स्तूप है? तो सबसे ज्यादा दरियन करता है बरखान, यानी मोस्ट डायनेमिक ड्यून्स वो है बरखान। और ड्यून्स का डायनेमिक होना या शिफ्ट होना क्या कहलाता है? दरियन। यानी हर बालू का टीला जो आगे की ओर बढ़ रहा है उसको हम दरियन कहते हैं। तो माइंड में आएगा सर तो मरुस्थलीकरण क्या होता है? तो मरुस्थलीकरण ड्यून्स को लेके नहीं, सिर्फ मिट्टी को लेके कॉन्सेप्ट है। जब आपके बिना ड्यून्स वाली जो मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी जब आगे की ओर बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। जबकि सिर्फ ड्यून शिफ्ट हो रहे हैं, बालू का टीले शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है? दरियन। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना, तो इसका मीनिंग बालू का स्तूप नहीं पूरा डेजर्ट आगे बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग जो थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। उसमें रेत के टीले भी काउंट होते हैं, मिट्टी भी काउंट होती है। लेकिन जब सिर्फ ड्यून्स के ऊपर बात होती है यानी शिफ्टिंग ड्यून्स, तब आंसर रहता है दरियन। तो दोनों में सिर्फ एक एक की वर्ड है, ये बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप। वेवी टाइप ड्यून्स लहरदार बालू का स्तूप दोहरे कहलाते हैं, जबकि स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? दरियन। तो दरियन कोई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, शिफ्टिंग ड्यून्स के लिए शब्द यूज हुआ है। तो एक तो दोहरे लहरदार बालू का स्तूप वेवी टाइप सैंड ड्यून्स। और एक ड्यून्स जो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, तो ये कॉन्सेप्ट दोनों सैंड ड्यून्स के लिए यूज होती हैं, ये भी सैंड ड्यून्स, लेकिन ये वेवी टाइप सैंड ड्यून लहरदार रेत के टीलों को दोहरे, जबकि गतिशील या स्थानांतरित बालू के स्तूपों को दरियन कहा जाता है। तो इसमें हेडिंग डालिएगा शुष्क मरुस्थल की विशेषताएं। तो एरिड डेजर्ट के दोनों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। तो उसमें विदाउट सैंड ड्यून वाला और विद सैंड ड्यून वाला, अब उन दोनों भागों से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हैं वो हम अलग से कर रहे हैं। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड डेजर्ट।
और उन विशेषताओं में पॉइंट फर्स्ट लिखिए, धोरे एंड धरियन। धोरे एंड धरियन, ये लिख के और उसके बाद में डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम में मीनिंग लिखा हुआ है दोनों का। लहरदार बालू का स्तूप धोरे और गतिशील बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? धरियन। तो दोहरे वहां ज्यादा मिलेंगे जहां नंबर ऑफ ड्यून्स आपके ज्यादा है, यानी बालू के स्तूपों के बीच में जो लाइनें हैं वेवी टाइप, वो वहां पे ज्यादा मिलेंगे जहां रेत के टीले अधिक हैं। तो रेत के टीले ज्यादा कहां पर है? जैसलमेर में। और मरुस्थल उस साइड से शिफ्ट भी ज्यादा होगा जहां मरुस्थल ज्यादा है। तो इसका मीनिंग धोरे और दरियन सबसे ज्यादा कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। यस, हाँ। एक सेकंड, माइक देना। मेरे क्या बोलते बोलते सुनने वाली क्षमताएं कम हो गई हैं। सर ये जब यही हूं मैं। सर ये जब दरियन बनते हैं सर, तो इनके आकार आकृति में भी तो चेंज होता होगा ना सर, बड़े हो जाते होंगे आयतन वगैरह में। ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, ये सिर्फ जैसे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती जा रही है, ड्यून्स बनेगा वहां पे भी। ड्यून्स जो जैसे पीछे ड्यून्स है लगभग वैसे स्ट्रक्चर के बनते हैं, और बाकी डिपेंड करता है सामने जो बैरियर्स है उसके अकॉर्डिंग। नहीं सर, तो ये जब दूसरी मिट्टी आती है वो उसका विस्तार आगे बढ़ाती होगी ना सर। हवाएं, जो विंड्स आती है वो विंड्स उसको आगे बढ़ाती है। हाँ, ठीक है। भाई मिट्टी को हमेशा शिफ्ट कौन करेगा? आने वाली विंड्स। सर आगे वाला फैन चालू करवा दो, गर्मी भयंकर लग रही है। भयंकर पहले आएगा, वाक्य शुद्धि। भयंकर गर्मी लग रही है, गर्मी भयंकर लग रही है। स्टार्ट हो गया क्या? देखो मेरे हिसाब से आगे वाली पंक्ति में मेरे में ज्यादा गैप नहीं है, और मेरे को मौसम इतना लग नहीं रहा है कि अपने वो पंखे की आवश्यकता है। कारण ये एसी वाला कल परसों ठीक था, टेम्परेचर चिल्ड रखा करो। सर एसी नहीं चल रही, आगे से दाएं राइट साइड में। सर आपकी इतनी कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। मैं आज्ञा देता ही कहाँ हूँ ये बताओ, मैं तो सुनता हूँ आप लोगों की। सर मेरे पिछले 5-7 दिन में 2 हेलमेट चोरी हो गए, संभाल के रखा करो। यहाँ से मैंने उसकी सूचना भी दी थी पर कुछ समाधान नहीं कर पा रहे। एक कल हुआ 4-5 दिन पहले, एक हेलमेट है ना, वो उसके नीचे वाला वो सीट वगैरह आती है ना, वो ऐसा जुगाड़ लेके आओ, सीट को आप ले आओ और उस खोखे को बाहर छोड़ाओ, और वापस जाओ तो वो सीट उसके अंदर लगा लो और फिर बाद में उसको पहनो। तो कोई लेके भी जाएगा तो उस प्लास्टिक वाले का करेगा क्या वो? बहुत ज्यादा क्वालिटी मत लेकर आओ।
तो ये आपको पता है बिल्कुल निकटतम एरिया से आ रहे हो। अच्छा, कीमत भी लिखी है आगे। एक कल हुआ है 4-5 दिन पहले, दोनों बार बोला है 1200 प्लस 1200 बराबर 2400 का नुकसान हो गया है। करण, ये क्या हो रहे हो, क्या करवा रहे हो यहाँ? ये किसने लिखा है कि एक उम्र के बाद आदमी को कम दिखाई देता है और कम सुनाई देता है? तो सिर्फ आदमी को ही क्या, औरत की? आगे क्या ही बोलूं मैं। अब ये गलती से क्लास वाले यहाँ चढ़ा देंगे और बाद में मेरी क्लास लगनी है घर पे जाके। ये क्या बोले थे तुम? तो इसमें जस्ट नीचे लिखे, राजस्थान में धोरे एवं धरियन सर्वाधिक, जैसलमेर। राजस्थान में धोरे एवं धरियन सर्वाधिक, और आगे डेस करके लिख दो जैसलमेर। इन राजस्थान स्टेट, धोरे एंड धरियन, इन राजस्थान स्टेट धोरे एंड धरियन आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर। यानी जो शिफ्ट होते हुए रेत के टीले हैं वो भी वहां ज्यादा मिलेंगे जहां ड्यून्स अधिक होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनमें से सबसे तेज गति से जो ड्यून शिफ्ट होता है वो आपको शेखावाटी में मिलेगा आगे। तो सबसे ज्यादा दरियन कौन करता है, सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन होता है? तो आंसर होगा बरखान। तो दरियन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। रेत का टीला यहाँ था, उसने अलग स्थान धारण कर लिया, कुछ समय बाद में अलग स्थान धारण कर लिया, तो इसका मीनिंग वो बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो दरियन जो बार बार स्थान धारण करे वही क्या होगा? दरियन। तो शिफ्टिंग ड्यून्स आर नोन एज दरियन। स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप दरियन होते हैं। तो गतिशील कोई भी बालू का स्तूप हो सकता है। तो ये दरियन कोई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं होता कभी। तो हमने किसी टाइप्स में कवर नहीं करते इसको। जैसे लहरदार, तो लहरें हर बालू का स्तूप में दिखाई देती हैं। जो ड्यून्स होंगे तो उन ड्यून्स के अंदर आपको मिट्टी ऐसे दिखाई देगी। तो ये जो बीच वाला जो ये गैप दिखाई देता है मिट्टी का, तो ये इसको क्या कहते हैं अपन? दोहरे। तो इसका ये टर्म्स यूज करते हैं, वेवी टाइप सैंड ड्यून्स। यानी लहरदार जो रेत के टीले होते हैं वो दोहरे होते हैं, और जो गतिशील बालू का स्तूप, तो इसका मीनिंग ये दोनों टर्म्स किसके लिए यूज होती हैं? ड्यून्स के लिए। दोनों जगह हमने लिखा है बालू का स्तूप और बालू का स्तूप, और उनके टर्म्स जो है अपने अलग अलग लिखे हैं। जैसे एक तो लहरदार रेत के टीले, और लहरदार के लिए शब्द दोहरे, और गतिशील के लिए शब्द यूज क्या किया है? धरियन। तो एक तो दोहरे और धरियन, ये विशेषता है। नेक्स्ट अगला हेडिंग लिखो इसमें, आकलवुड फॉसिल पार्क। आकल जैसलमेर में एक जगह है, बाड़मेर की ओर चलते हैं तब स्थान आता है आकल, उसको लेके है ये आकल। नेक्स्ट है वुड फॉसिल पार्क। तो यहाँ एक फॉसिल पार्क यानी जीवाश्मीय पार्क बना हुआ है। वुड फॉसिल पार्क, तो इस फॉसिल पार्क में किसके फॉसिल्स हैं, किसके जीवाश्म है? तो इसमें लकड़ी के जीवाश्म में लिख के पूछ रहे हैं आपसे, वुड फॉसिल्स। और ये लकड़ी उस समय की है जिस समय पृथ्वी के ऊपर विशालकाय छिपकलियां रहती थी, जिसको हम कहते हैं डायनासोर। तो जैसे अपने ये जो टेथी सागर का निर्माण हुआ था, तो टेथी सागर में फिर आगे जाके बायोटिक पार्ट भी डेवलप हुआ था, जैसे वनस्पति इसमें और जो जलीय जीव हैं उनकी उत्पत्ति इसमें हुई, टेथीस सी वाले पार्ट में। एक समय के बाद में जो टेथीस सी है वो वापस सेडिमेंट्स यानी अवसादों से ये कवर हो गया। जो एक जियोसिंक लाइन थी वहां धीरे धीरे अवसाद आ गए वापस। तो ये जो वेजिटेशन या वनस्पति थी वो वनस्पति धीरे धीरे सेडिमेंट के नीचे दबने के कारण ये तो वर्तमान में अपने को किसके रूप में प्राप्त हो रही है? कोयले के रूप में, पश्चिमी राजस्थान में कोल के रूप में प्राप्त हो रही है। और जो जीव थे, तो जीवों का शरीर किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन से। तो पश्चिमी राजस्थान में अपने को हाइड्रोकार्बनिक मिनरल्स भी मिल रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बनिक का जो लिक्विडिक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, और उसका गैसीय फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। गाड़ियों में यूज होती है ना, कंप्रेस्ड करके यूज करते हैं, उसको CNG बोलते हैं। तो ये जो नेचुरल गैस होती है जमीन में चट्टानों से प्राप्त होती है, वो हाइड्रोकार्बनिक बॉन्ड्स के बनती है। लिक्विडिक पार्ट पेट्रोलियम होता है, उसमें
जो हाइड्रो और कार्बन पार्टिकल्स हैं वो होते हैं। वेजिटेशन में सिर्फ कार्बन होता है। कार्बन के कारण जो कोल है उसको, या जिस समय पृथ्वी का अधिकांश कोयला बना, तो अपने वाला राजस्थान वाला कोयला है वो तो मरुस्थल के टाइम पीरियड का ही माना जाता है, ट्रसेरी एज का। जबकि पृथ्वी का अधिकांश कोयला किस समय में बना हुआ है? कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस यानी जो लगभग अब से 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले था, लगभग 250 से और 300 मिलियन वर्ष पूर्व। तो मिलियन में लिखते हैं तो 10 से मल्टीपल करके लिखना होता है, करोड़ में डायरेक्ट लिख देते हैं। तो पृथ्वी का अधिकांश कार्बन किस काल में बना हुआ है? कार्बोनिफेरस। इसी कारण उसको कार्बोनिफेरस कहा जाता है, कार्बन एज कहा जाता है, कोल एज कहा जाता है, क्योंकि कोयले का मुख्य युग यही होता है। तो अपने इस वेजिटेशन से राजस्थान में कोयला जो बनना स्टार्ट हुआ वो तो ट्रसेरी काल में बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन इस वेजिटेशन या वनस्पति का जो निर्माण है ये किस काल में होना स्टार्ट होता है? जुरासिक एज। तो इसमें कुछ वेजिटेशन जो बची हुई जमीन के ऊपर है, जो अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है, तो उस वेजिटेशन को हम कहते हैं जुरासिक काल के अवशेष हैं लकड़ी के, जो कुछ चट्टानों के आसपास दबने के कारण उसका इतना ज्यादा लिथिफिकेशन हो गया है कि वो देखने में आपको वुड जैसी दिखाई भी नहीं देती, और उसको टच करके देखो ये तो भी आपको ये लगेगा पत्थर है ये तो वो आपको फील करवाने में वो स्टोन जैसा होता है, पत्थर जैसा होता है। तो उसको लेके हमने एक जीवाश्म पार्क बना रखा है, और वो जीवाश्म पार्क राजस्थान में जैसलमेर के आ- आक्कल क्षेत्र में बना हुआ है। ये आक्कल एरिया वही है। जो राजस्थान में नेशनल डेजर्ट पार्क में आता है, यानी इसकी जो लोकेशन है वो राजस्थान में राष्ट्रीय मरुद्यान में आती है। नेशनल डेजर्ट पार्क, जिसको शॉर्ट में अपन एनडीपी कहते हैं, राष्ट्रीय मरुद्यान। क्या नेशनल डेजर्ट पार्क वास्तव में नेशनल पार्क है क्या? ये नेशनल पार्क नहीं है, सिर्फ सेंचुरी में काउंट होता है। तो राजस्थान में नेशनल पार्क सिर्फ 3 ही माने गए। ये ज्योग्राफिकल एरिया इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में। 31 और 31 का डबल कितना होता है? 62। बिल्कुल जैसलमेर के अपोजिट राजस्थान का धौलपुर जिला है, धौलपुर जिले का क्षेत्रफल 30-34 वर्ग किलोमीटर। यानी धौलपुर वालों के पास जितनी रहने के लिए जगह उतनी जैसलमेर वालों ने खाली छोड़ रखी है कि इसमें हमारे वन्य जीव रहेंगे। तो इसका मीनिंग धौलपुर जैसा धौलपुर तो वहां खाली पड़ा है। तो जैसलमेर के कुछ स्थानीय लोग इस चीज का विरोध भी करते हैं। कारण यह है कि स्थानीय लोगों को जब समझदार नहीं थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तब उनकी जमीनें ली और उनको मुआवजा दिया गया। मुआवजा कोडियों के भाव, यानी बहुत पहले 1980 का बना हुआ है, तो 1980 में जमीन के क्या भाव दिए होंगे? तो जमीन के भाव तो 2011-12 तक भी नहीं थे यहाँ। ये तो सोलर और विंड प्रोजेक्ट आए हैं उसके बाद में जमीन के भाव बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। तो आप सोचो 1980 में क्या भाव लिए होंगे गवर्नमेंट ने। तो इसका मीनिंग किसानों ने भी छोड़ते टाइम नहीं छोड़ा, सोचा होगा कि इस जमीन की वैल्यू ये होगी, यहाँ तक कैनाल की अप्रोच इतनी ज्यादा हो जाएगी। इस एरिया में मुख्यतः काजरी डेवलपमेंट करके इस प्रकार के प्लांट को इम्प्लांट करना स्टार्ट कर देंगे, या उन पे रिसर्च बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे खजूर, अनार, अब लूनी बेसिन में लवणीय भूमि में आम भी लगाने स्टार्ट कर दिए। यानी आम की एक वैरायटी भी इजाद की है जो सेलिनिटी को सहन कर सकती है। बाकी आम जनरली लवणीय भूमियों में उत्पादित नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले था न्यूज़पेपर में, एक जीरे की वैरायटी है उसको भी डेवलप किया है, जो मुख्यतः अभी अपनी स्वदेशी नस्ल के अंदर पहली नस्ल आई कि जीरे की। हालांकि उसमें पहले की जो उसकी वैरायटी है वो बाहर वाली यूज करते हैं अपन। तो ये नेशनल डेजर्ट पार्क है उसमें लोकेट। फिर इसमें स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि ये जिस समय का है, यानी फॉसिल का जो टाइम पीरियड है,
जीवाश्म काल माना गया है जुरासिक काल के। यानी जो डायनासोर वाला काल है उस समय बने हुए हैं लकड़ी के अवशेष, तो जुरासिक एज जो कि अब से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पूर्व, तो मिलियन में 10 से मल्टीपल करना होता है। तो इसमें बिफोर 18 करोड़ और 180 मिलियन ईयर्स। तो करोड़ में तो ये रहेगा। ये भी पूछ लिया गया फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, पूछा गया था 2022 वाले एग्जाम में। लास्ट ईयर तो नहीं पूछा गया, पिछली बार 2024 में हुआ था। तो उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में जो आकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर जो जीवाश्म मिलते हैं वो कितने वर्ष पूर्व हैं। तो उसका टाइम पीरियड नहीं पूछा कि किस एज के हैं, तो एज किस एज के हैं, जुरासिक एज के। तो उन्होंने पूछा वो कितने पुराने हैं, 10 करोड़, 5 करोड़, 18 करोड़, 24 करोड़। तो इसमें फैक्ट ये काम आ रहा था उसमें 18 करोड़। मिलियन ईयर्स में होता तो 180 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये और वाला साइन है, और करके लगा देना, वरना पता चले 1180 लिख रहे हो आप। और इन जीवाश्म की खास बात यह है, इन वुड फॉसिल्स की खास बात यह है कि भारत में अभी तक के ओल्डेस्ट वुड फॉसिल्स हैं। इससे पुरानी लकड़ी के अवशेष अभी तक भारत में नहीं मिले। हालांकि पहले तो इनको लिखा जाता था द ओल्डेस्ट वुड फॉसिल्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म। लेकिन कोरोना वाले टाइम पीरियड में एक रिसर्च आया था अमेजन बेसिन के ऊपर। तो उस अमेजन बेसिन के अंदर बताए गए विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष जो राजस्थान या भारत में मिलने वाले जुरासिक एज से भी पुराने हैं। तो अब अपन ने वो लाइन लिखवाना बंद कर दी कि ये वर्ल्ड में ओल्डेस्ट है। अब इन फॉसिल्स को हम सिर्फ किसके रेफरेंस में लिखते हैं कि ये इंडिया या राजस्थान में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। अब जरूरी नहीं ना कि एग्जामिनर इंडिया से क्वेश्चन बनाए वो राजस्थान में ही लिख दे। तो इसका मीनिंग इंडिया में जो ओल्डेस्ट है जो राजस्थान के अंदर रहते हैं, इसका मीनिंग वो राजस्थान में भी ओल्डेस्ट है। तो उसमें यह नहीं बताना कि सर आपने तो भारत में प्राचीनतम बताया था ना, राजस्थान में कहाँ लिखा है। तो जब वो भारत में ही प्राचीनतम है तो इसका मीनिंग राजस्थान में भी प्राचीनतम। तो वो उनका स्पेसिफिक पॉइंट होगा जो हम लास्ट में लिखेंगे कि दीज वुड फॉसिल्स आर ओल्डेस्ट इन कंट्री या इंडिया, कि ये भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। तो इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये तो स्थान पूछ ले तब आंसर रहेगा कि राजस्थान में जो फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर के किस स्थान पर है। तो डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने खुद नहीं बता दिया आपको, जैसलमेर में किस स्थान पे, तो आंसर रहेगा आकल। फॉसिल पार्क में किसके फॉसिल्स हैं, तो आंसर रहेगा वुड फॉसिल्स। तो ये हेडिंग ही अपन पूरा वो टाइटल के साथ लिखते हैं, आकल स्थान हो गया, वुड जिसके फॉसिल्स की बात करेंगे। उन फॉसिल्स का हमने क्या बना रखा है, एक पार्क बना रखा है जो नेशनल डेजर्ट पार्क में आता है, राष्ट्रीय मरुद्यान में आता है। और राष्ट्रीय मरुद्यान भी दो जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन ये जो फॉसिल पार्क की जो हम बात कर रहे हैं ये मुख्यतः किस जिले में आता है, ये जैसलमेर में। तो नेशनल डेजर्ट पार्क के ब्रैकेट में जैसलमेर लिखना आगे। तो इसमें हेडिंग डाल के लिखे लोकेटेड इन एनडीपी, नेशनल डेजर्ट पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान। यस, डीएनपी आप लोग बोलते हो, बाकी सही सीक्वेंस इसका एनडीपी होता है। ये लोकल में डीएनपी बोला जाता है आपके, डेजर्ट नेशनल पार्क, जबकि नेशनल डेजर्ट पार्क होता है। जैसे हिंदी में इसका नाम बोलो, हिंदी में क्या बोलेंगे, डीएनबी को, डेजर्ट नेशनल पार्क, मरु राष्ट्रीय उद्यान। और एक होता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान होता है, एनडीपी नेशनल डेजर्ट पार्क। तो लोकेटेड इन नेशनल डेजर्ट पार्क ब्रैकेट में आगे लिख दो जैसलमेर। स्थिति इसके राष्ट्रीय मरु उद्यान में है, जैसलमेर में। फिर नेक्स्ट जीवाश्म काल, यानी जिस फॉसिल्स की हम बात करें उसका टाइम पीरियड क्या है, तो फॉसिल्स पीरियड इज जुरासिक एज, ब्रैकेट में लिख देना बिफोर 18 करोड़ और 180 मिलियन ईयर्स।
18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पूर्व? ये अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट पूछती है आजकल आरपीएस से। उनको ये लगता है कि सब कुछ रट के आया होगा, तो फैक्ट पूछ लो, फैक्ट में गड़बड़ होगी। और चारों ऑप्शन वो क्या करेंगे, चारों ऑप्शन आपको ये कि ये दे देंगे करोड़ के अंदर। जैसे 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 180 करोड़ वर्ष पूर्व, तो आपको लगेगा अपने तो दोनों ही पड़े हुए हैं, तो करोड़ में आंसर 18 को लेना है, मिलियन में चारों ऑप्शन आए तो 180 को आंसर लेना है, फिर 10 से मल्टीपल करके आंसर देना होता है। सर बुक कब तक आएगी? बुक कल तक आ जाएगी, मार्केट में कल तक आ जाएगी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को मिलने स्टार्ट हो गई है। चिट्ठियाँ काम किए हैं क्या? हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया। इसमें लास्ट एक लाइन लिख दीजिए नोट के अंदर, नोट या विशेष में। भारत या राजस्थान में ये लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। भारत या राजस्थान में ये लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। These wood fossils are oldest in country or Rajasthan. These wood fossils are oldest in country or Rajasthan. भारत या राजस्थान में ये लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। ये लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। ये वुड फॉसिल्स है, देख के लगेगा ही नहीं आपको लकड़ी है क्या। तो इसका मीनिंग लकड़ी का इतना ज्यादा लिथिफिकेशन हो गया है, इतनी कठोर हो गई है, देखने में वो पाषाण या पत्थर जैसी दिखाई देती, लेकिन ये लकड़ी के जीवाश्म जुरासिक काल की लकड़ियां हैं। ये जैसलमेर में इस पार्क में ये तारबंदी कर रखे, उस तारबंदी के बीच में है ये। अब तारबंदी नहीं हो तो अपने जैसे टूरिस्ट हैं वो पहुंचे और अपने अलमारी के अंदर लाके ये रखें कि ये 18 करोड़ वर्ष पुरानी जो पत्थर जैसा दिख रहा है लकड़ी है। तो आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है, समझ में आ गया? यहाँ वुड फॉसिल्स हैं, किस काल के हैं? जुरासिक काल के। और इन फॉसिल्स को लेके पार्क कहाँ बना हुआ है? नेशनल डेजर्ट पार्क आकल गांव जैसलमेर में बना हुआ है। तो ये गांव का नाम है, स्थान का नाम है आकल। और मुख्यतः कितने वर्ष पुराने वुड फॉसिल्स हैं? तो जुरासिक काल में 18 करोड़ वर्ष पहले के, मिलियन ईयर में और 10 से गुणा करके बता दो, 10 से मल्टी यानी बिफोर 180 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट अगली विशेषता में लिखो, अवसादी चट्टानी समूह है, सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रुप। अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में जहां पहले टेथिस सी यानी टेथिस सागर रहा हुआ है, और जो सागरीय भाग होते हैं उसके अंदर एक जीव पाया जाता है सागरीय महासागरों के अंदर, जिसको हम परवाल या कोरल कहते हैं। लोकल या स्थानीय भाषा में हम मूंगा भी बोलते हैं उसको। तो जो मूंगा, परवाल या जो कोरल है, समुद्री जीव है। इसके भोजन में मुख्यतः या ये मुख्यतः समुद्र के अंदर एक तत्व होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उस कैल्शियम कार्बोनेट का सेवन बहुत ज्यादा करता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती, महिलाओं को मौका मिलते वो मिट्टी खा जाती हैं,
वो अपने खोरिया नहीं होता क्या, ईंट वाला ब्रिक जो होती है, और सभी के लिए नहीं है स्टेटमेंट। बाकी जनरली कई तो ये कहते हुए खाते हैं कि इससे कैल्शियम की पूर्ति होती है, कि बॉडी में कैल्शियम की कमी, जैसे चौक या बर्ता। भाई ग्रामीण क्षेत्र में आपने खूब सुना होगा कि सर मेरो बर्तो खा गो। अब खा गया तो इसका इलाज क्या है, वो तो बाद में अलग प्रोसेस से निकलेगा, अब बर्ता तो आना नहीं है अब। तो वो बर्ता भी अपना उसी का ही बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये जो जीव है कैल्शियम कार्बोनेट का सेवन अधिक करते थे। तो समय के साथ साथ टेथिस सी है, टेथिस सागर, वो तो समाप्त हो गए यहाँ पे। जैसे जमीन या सेडिमेंट जमा हुए, या जो धीरे धीरे या अपलैंड के पार्ट के रूप में वापस आया, तो यहाँ से पानी तो निकल गया, लेकिन वो जीव है वो धीरे धीरे यहाँ जमा हो गए। तो परवाल का जो शरीर है उसमें ज्यादा क्या जमा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी। तो एक तो पश्चिमी राजस्थान में चूना पत्थर बहुत बढ़िया मिलता है, और राजस्थान के अधिकांश एरिया में मिलता है। जब हम खनिज पढ़ते हैं तो चूना पत्थर जब 33 जिले पढ़ते थे, नए जिलों के अकॉर्डिंग तो नहीं आया अभी तक, लेकिन पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बताया जाता है राजस्थान के 33 में से 25 जिलों में चूना पत्थर पाया जाता है। तो इससे यह प्रूव होता है कि राजस्थान का अधिकांश भाग 33C के पास ही था। और फिर ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं, उससे भी हमें समझ में आता है कि राजस्थान का 61% पार्ट किसके पास था, डेजर्ट है। तो डेजर्ट है वो 33C का पार्ट ही था। फिर राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, वो कितना परसेंट हिस्सा है, 23%। और दोनों को मैंने किस में बताया था, 33C। और बाकी दोनों चट्टानी समूह मैंने गोंडवाना लैंड में बताए थे आपको, कि अरावली और हाड़ौती किसके पार्ट हैं, जी के, और टी में ये दो बताए थे। और इस चीज से प्रूव भी होता है कि राजस्थान के 25 जिलों में कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तभी है जब वहां पे जीव रहे हों, समुद्री जीव, परवाल या मूंगा है, जिसके जमीन में जमाव के कारण या लिथिफिकेशन के कारण धीरे धीरे जीव है उसकी खोल तो समाप्त हो गई, और उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसकी परतें अपने को राजस्थान में मिलती हैं। और उसका सबसे बेस्ट क्वालिटी का चूना पत्थर पश्चिमी राजस्थान में ही है। जैसलमेर में एक जगह आती है सोनू क्षेत्र, हालांकि उसको सानू जगह भी लिखा जाता है, सोनू भी लिखा जाता है। और ये फेसबुक पे एक बार बीच में वायरल भी हुआ था ना, सोनू तुम्हारे सु मीठो मीठो बोल बोल, कोको कोला को ढक्कन गोल गोल नाई के, ऐसा आया था बीच में एक बार। राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से, वीट से रिलेवेंट है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था, नोट्स में देखा नहीं, कहीं पे भी मिला नहीं। ये देखो, ये हाइल्डिंग वेराइटीज होती हैं, हाइल्डिंग वेराइटीज में कुछ चीजें अपडेट होती हैं, तो वो अपडेट वेराइटीज वाला ऐसा ही क्वेश्चन है। और वेराइटीज चाह कर भी अपन कंप्लीट लिखवा ही नहीं सकते, क्योंकि गेहूं की इतनी ज्यादा वेराइटी हो चुकी है, लगभग 500 से ज्यादा वेराइटी है गेहूं की, आप कितनी की लिखवा दोगे। हालांकि मेरे से भी ज्यादा और अच्छे तरीके से रटी हुई चौड़ा रास्ता में बीज भंडार की दुकान वाला है, वो एक सांस में बिना सांस टूटे 50 वैरायटी बता देगा आपको। और आप एक कॉपी ले जाओ 40-50 पेज की, वो 2 घंटे में कंप्लीट भरा देगा, क्योंकि उसका पूरे दिन काम ही बीज बेचने का। उसको पता है कि मार्केट में कौन सी नई 5 वैरायटी और आई है। तो इसका मीनिंग है ज्योग्राफी के अंदर कुछ चीजें हैं जहाँ अपनी अप्रोच सीमित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग एरियाज में, जैसे माइंस में पिछली बार आरएस में 2 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, जिसमें से एक अपने नोट्सों में से आया था और दूसरा अपने नोट्सों में से नहीं आया था, मेरे को भी नहीं आ रहा था। तो इसका मीनिंग है राजस्थान में माइनिंग लीज 15,000 है, खनन क्षेत्र 15,000 माइनिंग लीज है। तो आप ये सोचो 15,000 माइनिंग लीज को याद किया जा सकता है क्या, जिसका काम पूरे दिन माइंस का है उसको भी याद नहीं है। तो मीनिंग है कि अपनी अप्रोच सिर्फ लिमिटेड माइंस पे हो सकती है, इंपोर्टेंट माइंस पे हो सकती है। लेकिन अपन ये सोचें कि पूरी माइंस पे पकड़ हो तो ही खनिज वाला क्वेश्चन ठीक होगा, तो बाद में खनिज कभी ठीक होना भी नहीं। भाई 15,000 माइंस याद करने के बाद फिर आपको माइंस याद रहेंगे, फिर साइंस याद नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको माइंस ही माइंस याद है फिर। तो ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां अपने को सीमित रहना है। तो वैरायटी वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। एक 2021 का मेरे को ध्यान है, कोरोना वाले टाइम पीरियड में बीकानेर के किसानों ने एक गेहूं की नई वैरायटी इजाद की थी, जिसको नाम दिया था 90 MG गेहूं। क्या नाम दिया था, 90
एमजी हेक्टेयर नहीं था, एमजी था सिर्फ ये उस समय करंट में थी, करंट की बुक्स में दिया हुआ था कि 90 mg जो कि काला गेहूं, और किसानों ने यह दावा किया था कि गेहूं की जो अन्य वैरायटी है उन वैरायटी में सबसे बढ़िया है। क्योंकि गेहूं में समस्या ये होती है, उसमें एक जो एलर्जेटिक तत्व आता है ना, गुलेटिन या गुलेटिन ऐसा कुछ होता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, गुलेटिन होता है क्या साइंस वाले स्टूडेंट? गुलेटेन, हाँ गुलेटेन उसमें होता है, वो एलर्जेटिक तत्व होता है। गेहूं का जितना ज्यादा सेवन करेंगे अपनी जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी कम होती। जैसे एक तो अपने पहले के दादाजी हैं जिनका ज्वार और बाजरा खाया हुआ है, तो सर्दियों में वो ठंडे पानी से नहाते हैं, कभी जुकाम फीवर वगैरह कुछ नहीं होता उनके। और एक अपन है, तो अपन सर्दियों में बीमारी रहते हैं, सर्दियां जाने के बाद ठीक होते हैं अपन। तो उसका कारण ये है क्योंकि अपना जो फूड ग्रेन या अनाज है वो अपनी बीमारी का सबसे बड़ा रीजन है। और कईयों की तो बॉडी या इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि गेहूं तक को वो हजम नहीं कर सकते, गेहूं से एलर्जी होती है उनको। तो कारण यही होता है, वो गुलेटिन एलर्जेटिक तत्व होता है, तो उन्होंने कहा वो इसमें गुलेटिन की मात्रा इसमें कम है। तो इसको फेम इतनी ज्यादा मिल गई गेहूं को, और बोया सिर्फ ये बीकानेर एरिया में ही था उस टाइम। तो लोग इसकी 10,000 रुपए में बोरी खरीदने को तैयार थे, लेकिन मिल नहीं रही थी। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, विशेष चाहिए होता है, सामान्य किसी को नहीं चाहिए। तो ये 10,000 रुपए में गेहूं बिका, और उसके बाद में इसके ऊपर रिसर्च किया इंडिया के जो ICAR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करवाया फिर वापस से। और फिर उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये अपने रंग के कारण इसको फेम मिल गई है, बाकी ऐसा कोई विशेष गेहूं नहीं है। तो फिर लोगों में धीरे धीरे इसके प्रति जो आकर्षण था वो कम हुआ है। तो अपने सिर्फ ये नहीं है कि गेहूं का रंग गेहूं यानी गोल्डन कलर होता है, गेहूं अब काला भी होता है। जैसे अपने गाँवों में कई बार रंग बताने में भी यूज करते हैं भाई कैसा रंग है, कि गेहुआ रंग है। तो बीकानेर में तो ये भी नहीं बता सकते कि गेहुआ रंग है, कि गेहुआ रंग भी काला होता है वहाँ। तो ये उस समय RS 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो आपकी करंट बुक्स में होती हैं, वो पूछते हैं। तो ये भी राजस्थान, या जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं राज 377, ये कोई व्यक्ति जब गेहूं की बुआई कर रहा होता है, जैसे दीपावली के आसपास अपने बुआई बुआई होना स्टार्ट हो जाती है नवंबर के आसपास, अक्टूबर लास्ट या नवंबर के अंदर। अब कोई किसान पीछे रह गया, वो सोच रहा था थोड़ी बहुत बारिश आ जाए, माँ उठा जाए, उसके बाद बोएंगे। और यूं करते करते नवंबर पूरा निकाल दिया उसने। नवंबर निकल गया और क्या आ गया, दिसंबर। तो जिन किसानों ने पहले बो दिया वो आगे थी, वो आगे हैं। और जो बाद में दिसंबर में बोएंगे वो उनके पीछे हैं, पछेती। तो ये पछेती जो रहते हैं, यानी जो पहले जो लेट हो गए हैं, उन लेट हो गए उन किसानों के लिए वैरायटी डेवलप की गई। यानी वो कम समय में इस वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं, तो इसका मीनिंग है इसकी ग्रोथ तेजी से होती है। तो हर गेहूं की वैरायटी की विशेषता अलग होती है। कुछ ज्यादा पानी को सहन कर सकती हैं, वो उन एरिया में लगाई जाती हैं जहां नमी की समस्या है, यानी वाटर लॉगिंग की समस्या ज्यादा है। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो सूखे को सहन कर सकती हैं, यानी लंबे टाइम तक सिंचाई नहीं करोगे तो भी वो खराब नहीं होगी जीन्स। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो बाद में बोओगे लेकिन जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो उसमें से इस कारण इसको फेम मिली थी, इस कारण इसको टाइटल दिया था राजस्थान 3077, यानी राजस्थान 3077 के नाम से प्रसिद्ध हुई है। यही था ना इसमें। तो इस कारण ये इसमें पूछा गया है। तो वैरायटी के चक्कर में तो आप पढ़ाई मत करो कि नोट्स में नहीं था। तो ये करंट में कुछ वैरायटीज आती हैं, वो करंट वाले पेपर में अपने को तैयार करना होता है। हालांकि वो टॉपिक अपने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आता है, तो अपने को हमेशा ये लगता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ये नहीं करवाया हमें। ये अब रखो। ये मैं कह रहा था वही बात है ना, मैं कहाँ डेजर्ट चल रहा था और कहाँ पहुंचा दिया, कृषि वाले में। तो ये वाला जो ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें समुद्र होने के कारण एक तो औषधीय चट्टानों के रूप में इसमें क्या मिलता है अपने को, लाइम स्टोन या चूना पत्थर।
एक समुद्रों के निकट आपने कभी जो जो अपने सी बीच या समुद्र के किनारे देखे हो आपने, तो वहां आपको मोटी थोड़े सॉरी मिट्टी थोड़ी मोटे पार्टिकल्स के रूप में मिलती है। जैसे एक तो अपने गांव में मिट्टी मिलती है, उसके कण बहुत बारीक होते हैं, उनको कहते हैं क्ले पार्टिकल्स। एक अपनी नालियों से जो गाद निकाली जाती है उसको कहते हैं सिल्ट पार्टिकल्स, कले से मोटी होती। एक इससे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको कहते हैं सैंड पार्टिकल। तो अपने पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो लगभग वैसी होती है जैसे समुद्रों के किनारों पे मिट्टी होती है। आप कभी समुद्रों के किनारे पे अगर बहुत बारीक मिट्टी नहीं है और मोटी मिट्टी है तो उसमें आप कभी भी बैठ जाओ, कभी अपने कपड़ों के नहीं चिपकती। वो चिपक गीली है तो चिपक जाएगी और बाद में हट जाती है तुरंत। तो कारण ये है उसके पार्टिकल्स मोटे होते हैं, सैंड होती है उसमें। और ये सैंड या मोटे पार्टिकल्स जब कंटिन्यूस जमते रहते हैं तो नीचे वाली जो सैंड है वो दबाव या लिथिफिकेशन के कारण सैंड ड्यून्स में सॉरी सैंड स्टोन में कन्वर्ट हो जाती, जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अपने रेत के टीले भी तो इन्हीं से ही बनते हैं ना। तो टीले को हम क्या कहते हैं, ड्यून्स यानी स्तूप। और ये स्तूप किसका बना होता है, सैंड पार्टिकल्स का बना होता है, मोटे पार्टिकल्स का। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। यानी बलुआ मिट्टी से बनने के कारण बालू का स्तूप है। तो इस साइड में जो बलुआ मिट्टी है उसके लिथिफिकेशन से बलुआ पत्थर भी बनता है, जिसका एग्जाम्पल अपना जैसलमेर का पत्थर है, जो सामान्यतः पीले रंग का इसलिए होता है क्योंकि समुद्र में बैक्टीरिया जो उसमें इस प्रकार के थे कि उन बैक्टीरियाज के कारण जो केमिकली रिएक्ट होकर पत्थर में येलो कलर जनरेट हुआ है, उस जगह पे बैक्टीरिया इस प्रकार के होते हैं वो येलो कलर जो है उसको जनरेट करते हैं। जैसे उदयपुर में मार्बल है वो ग्रीन मार्बल है। तो ग्रीन मार्बल इसलिए है क्योंकि वहाँ स्ट्रेमेटोलाइट, जिसको हम कहते हैं नील हरित शैवाल। तो इसका मीनिंग जहाँ चट्टानों में नील हरित शैवालों का जमाव हुआ है, तो हरे शैवालों का जमाव जहाँ हुआ है चूना पत्थर के ऊपर, तो वहां पे मार्बल किस प्रकार का बनेगा। तो शैवाल अपने किस प्रकार के होते हैं, नीले और हरे, नील हरित शैवाल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के जमाव के कारण वहां ग्रीन मार्बल भी मिलता है। तो इसका मीनिंग आपके समुद्र में किस प्रकार के बैक्टीरिया थे उसके अकॉर्डिंग कलर जनरेट होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो सैंड स्टोन यानी जो येलो सैंड स्टोन, पीला बलुआ पत्थर, वो भी इनका एग्जाम्पल है। तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः कौन सी औषधि चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं, तो सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो इसमें जो आपने लिखा था हेडिंग, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रुप औषधि चट्टानी समूह, इसमें लिखे। ये हमादा जो एरिया मैंने बताया था वो हमादा इन्हीं चट्टानों का है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट है या सैंड स्टोन। तो मरुस्थल में मुख्यतः चूना पत्थर, एवं बलुआ पत्थर, ब्रैकेट में लिख देना, औषधि चट्टानें पाई जाती है। लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। limestone and sandstone are mostly found in desert region। मरुस्थल में मुख्यतः चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर एवं बलुआ पत्थर चट्टानें पाई जाती हैं। ब्रैकेट में लिख दो औषधीय चट्टानें, हालांकि हेडिंग में अपने औषधि है। बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर चट्टानें पाई जाती है। ओनली स्टेटमेंट अगर इसमें ऐड हो गया तो स्टेटमेंट गलत है फिर, कि मरुस्थल में केवल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ये मोस्टली हैं, ज्यादातर यही मिलता है वहां। लेकिन जैसे ही आप इस साइड में जाओगे, ये पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है, जैसे जैसे आप बाड़मेर की ओर, जालोर की ओर जाओगे, तो यहाँ जो पहाड़ियां बनी हुई हैं वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई हैं,
और इन पहाड़ियों में मुख्यतः क्या अधिक पाया जाता है? ग्रेनाइट, रायोलाइट, ये होती हैं अपने आप में इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। अपन क्या जालोर को बोलते भी है ना ग्रेनाइट सिटी, कारण ये ग्रेनाइट ज्यादा उत्पादित होता है। और एक दूसरी चट्टान होती है इसके साथ रायोलाइट। ये दोनों अपने आप में इग्नियस रॉक्स होती हैं, प्राइमरी रॉक्स होती हैं, प्राथमिक चट्टानें होती हैं। तो ये जो अभी मैंने बताई थी आपको, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और डेजर्ट में मोस्टली सेडिमेंट्री होती है। जो बाड़मेर जालौर का जो हिस्सा है उसमें मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। इस कारण यहाँ ग्रेनाइट स्टोन का उत्पादन अधिक होता है। तो हम ओनली टाइटल के साथ अगर लिख देंगे तो स्टेटमेंट गलत होगा फिर। यानी ओनली तो ज्यादातर ज्योग्राफी में ज्यादातर जगह गलत मिलेगा आपको। अपन ये लिख देंगे केवल मरुस्थल का निर्माण ही ट्रसेरी काल में हुआ है। तो मरुस्थल क्या अपने हिमालय भी ट्रसेरी काल में बना हुआ है। और विश्व में बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो ट्रसेरी काल में बने हुए हैं। तो ओनली टाइटल लगाना वहां पे भी गलत है। या थार का मरुस्थल केवल राजस्थान में ही फैला हुआ है, तो राजस्थान में नहीं है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी फैल रहा है, पंजाब में भी है, और अपने पड़ोसी देश 15% पाकिस्तान के पास भी है, 85% इंडिया के पास है। तो ओनली वाले टाइटल ज्यादातर जगह गलत होते हैं, ऐसा नहीं है हर जगह गलत होंगे। अब राजस्थान में लवणीय झील केवल मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, स्टेटमेंट सही है कि राजस्थान में जो लवणीय झील है वो राजस्थान में अरावली और अरावली के ईस्ट में कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मीनिंग सेलाइन लेक्स आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट एरिया में। और वहां क्यों मिलते हैं उसके रीजन हम बाद में देखेंगे। तो यह अवसादी चट्टान ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ये लिखो जलपट्टी या लाठी सिरीज। जलपट्टी और लाठी सिरीज। इसमें जैसलमेर के दो क्षेत्र हैं जिनको टारगेट किया जाता है। एक क्षेत्र तो आता है मोहनगढ़, और एक रीजन आता है पोखरण। तो ये पोखरण और मोहनगढ़ का जो एरिया है इसके बीच में सरस्वती नदी का जो पानी चट्टानों के बीच में भंडारित है। तो जिन जगह पे चट्टानों ने इस पानी को होल्ड किया हुआ है, जो कि चांदन और एक लाठी ये जगह है वहां पर, उन गांवों के अंदर इस पानी का यूटिलाइज ज्यादा होता है और ये पानी काफी ऊपर तक है और ये कंटिन्यूस मिलता है वहां लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो उस एरिया को हम कहते हैं जलपट्टी। या लाठी गांव के आसपास पानी का स्टोरेज ज्यादा है, इस कारण उसको लाठी सीरीज भी कहा गया है। क्योंकि जहाँ पे कोई भी चीज कंटिन्यू चलती है उसको हम सीरीज बोलते हैं। जैसे दो की संख्या को आप लिखते हो 2 4 6 8, तो हम कहते हैं दो का नंबर सीरीज है। तो वैसे ही उस एरिया में पानी कंटिन्यूस मिलता है, उसको हम कहते हैं वाटर बेल्ट, जलपट्टी। और ये लाठी गांव के आसपास एक निश्चित चौड़ाई में चलता है, इस कारण इसको कहते हैं लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज क्या है? तो सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष, रिमेनिंग ग्राउंड वाटर ऑफ सरस्वती रिवर इज नोन एज लाठी सीरीज। सरस्वती नदी का पानी जमीन में जो अवशेष के रूप में बचा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जगह तो क्या है कि नीचे जिप्सम चट्टाने नहीं थी, तो पानी जो सरस्वती नदी का नीचे गया वो प्लूटोनिक पार्ट पाताल तक बैठ गया नीचे काफी डीप में। लेकिन जिन स्थानों पे चट्टाने पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टाने या फिर अपन ये कहें जिप्सम चट्टाने, तो ये पानी को स्टोर कर लेती हैं, नीचे नहीं बैठने देती। तो यहाँ जैसलमेर के आसपास एक एरिया ऐसा है जिसमें पानी का स्टोर काफी ऊपर हुआ है, तो उस एरिया में इजीली पानी निकल आता है। अभी कुछ समय पहले बाड़मेर के अंदर वो ट्यूबवेल खोद रहे थे, कुआं, तो वो कहीं ना कहीं कोई चट्टानों के अंदर इस प्रकार का जिप्सम में पानी बैठा हुआ था और चट्टानों के बीच में बैठा हुआ था, पानी का प्रेशर बना हुआ था वो। और जैसे ही उन्होंने ड्रिलिंग की तो गुब्बारे वाली स्थिति हुई। गुब्बारे में कोई पिन चुभोगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा गुब्बारा। तो सेम वही जो जमीन के अंदर पानी का वो टैंक था वो अचानक ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट हुआ और उससे कितने दिन तक, लगभग 2 दिन तक कंटिन्यूस पानी निकलता रहा।
और वो कमेंट आ रहे थे धरती पे पाप बढ़ गया है, जमीन फट रही है, इंसान नीचे समा जाएगा। तो ये जमीनें तब भी फटी हैं जब इंसान नहीं था। भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और ये क्या बताती है अपने को, ये बताती है ना जमीन खिसकी थी। तो इसका मीनिंग जब जीवों की उत्पत्ति नहीं थी तब भी प्लेटें खिसकती थी। अब इंसान की खिसकती हैं, पहले जमीन की खिसकती थी। तो ये पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में जलपट्टी कितनी डिस्टेंस में है? तो जलपट्टी का एरिया 60 किलोमीटर। तो गलती से ये मत ले लेना पोखरण मोहनगढ़ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। पोखरण मोहनगढ़ 150 किलोमीटर की डिस्टेंस में है एक दूसरे से। तो ये 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस अपने लिखी है जलपट्टी की डिस्टेंस। जलपट्टी या लाठी सीरीज मुख्यतः किस जिले में? तो ये जैसलमेर का एरिया है। इसमें ट्यूबवेल जहां आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे वो चांदन गांव है, जहां ट्यूबवेल ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि अपन हैंडपंप बना देते हैं यहाँ। खतरा सन्नी देओल का है बस यहाँ। पाकिस्तानी वो देखते ही तुरंत उखाड़ लेता है। सही सब तो वैसे ये चांदन होता है, लेकिन ज्यादातर अपने ज्योग्राफी में चांदन लिखा हुआ रहता है। तो चांदन जहाँ ट्यूबवेल ज्यादा होने के कारण इसको कहा गया थार का गढ़ा। चांदन अपने नलकूप को लेके प्रसिद्ध है। जिसको टाइटल दिया जाता है पोर्ट ऑफ थार। क्योंकि जहाँ ट्यूबवेल ज्यादा होंगे इसका मीनिंग पानी ज्यादा प्राप्त होता है वहाँ। जैसे अपने को घर घर में पानी किससे मिलता है? मटके से मिलता है, घड़े से मिलता है। तो थार वालों को पानी ज्यादा मिलता है चांदन के ट्यूबवेल से। तो उन्होंने अपना घड़ा किसको कह दिया? चांदन के ट्यूबवेल से। तो चांदन के ट्यूबवेल्स को थार का घड़ा। जैसे अपने को जनरली, अब तो हालांकि पानी अपने घरों में बोतलों में आ गया है, फ्रिज में आ गया है। पहले जनरली अपने घर में परिंडा हुआ करता था ना। तो परिंडे के अंदर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी है। तो कईयों के किचन में, हालांकि वो परिंडे में पहले 5 मटके हुआ करते थे, वो 5 मटके आजकल किचन में एक बन गया है। तो ये 5 भरे कौन? और भरना भी आरओ से, हेमा मालिनी से पानी लेके भरना है। तो ये चांदन ट्यूबवेल्स। वेल्स और ट्यूबवेल्स में क्या फर्क होता है? कुआ होता है, उसमें इस तरीके से खुदाई करके और फिर फर्मे, जमीन में फर्मे डलते हैं इस तरीके से। और इसको बनाने में काफी लंबा टाइम लगता है। पहले लोग वेल्स ही बनाते थे। और जमीन के पानी को आप अपनी आंखों से देख सकते थे इसमें। अब क्या है, पानी की डीप गहराई बढ़ गई है तो कुएं तो बनना पॉसिबल ही नहीं। अब ड्रिलिंग होती है जमीन के अंदर। और ड्रिलिंग के माध्यम से जमीन में क्या सेट की जाती है? ट्यूब या पाइप सेट किया जाता है। तो ये पाइप वाला जो कुआं होता है, उस ट्यूब वाले कुएं को हम क्या कहते हैं? ट्यूबवेल्स कहते हैं। जबकि ये जो खुले वाला जो होता था ये वेल्स, इसमें व्यक्ति परेशानी में कूद के मर भी सकता था। अब इसमें फंस ही सकता है, और टाबर ही फंस सकते हैं इसमें। न्यूज़पेपर में नहीं आता कई बार, बच्चा फंसने के बाद प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद 2 दिन के बाद बच्चे को जिंदा निकाला गया। तो वो घटनाएं ट्यूबवेल्स की होती है। तो अभी बात हम ट्यूबवेल्स की कर रहे हैं। हालांकि हेडपंप मत लिख देना, बनाया तो अपने हेडपंप है वैसे। अब इस एरिया में अपने वेजिटेशन या वनस्पति पाई जाती है जो एक सेवण घास होती है। और यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि सेवण घास है, ये मुख्यतः मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए काफी पौष्टिक है। डेजर्ट एरिया में जितने भी घास होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी घास में होता है। तो उन्होंने काट काट के अपने पशुओं को खिला दिया प्रोटीन वाली घास। क्योंकि मिल्च एनिमल, दुधारू पशुओं के लिए सबसे बढ़िया घास। और यही घास मुख्यतः गोडाउन की प्रजनन स्थली भी था। तो गोडाउन की प्रजनन स्थली धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने समाप्त कर दी। तो गोडाउन शरण लेना बंद कर दिया, प्रजनन करना बंद कर दिया। अब गोडाउन की संख्या बहुत कम बची। अब काजरी इस घास की कुछ वैरायटी हैं जो इस घास को धीरे धीरे डेवलप कर रही है। हालांकि गोडाउन पक्षी को आजकल हमने गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर बना दिए हैं। तो उन ब्रीडिंग सेंटर पे लाके कृत्रिम प्रजनन करवा रहे हैं उनके। जो न्यूज़पेपर में हर 2-3 महीने में आपको सुनने को मिलेगा कि 5 चूजे निकल आए अंडों से, 3 चूजे निकल आए। अभी कुछ दिन पहले निकल रहे थे ना, बीच में 3 चूजे आए थे, एक बार बीच में 5 चूजे। तो ये जो घास है सेवन घास,
VAN लिख देना, चाहे WAN लिख देना, मीनिंग वही है, 7 ग्रास। सेवन घास। तो सेवन घास को जो टाइटल मिला हुआ है वो मिला हुआ है शेल्टर लैंड ऑफ गोडावन, गोडावन की श्रेणी स्थली। शेल्टर लैंड ऑफ गोडावन, गोडावन की श्रेणी स्थली। तो राजस्थान में गोडाउन की श्रेणी स्थली किस क्षेत्र को कहा गया है? सेवन घास। सेवन घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलपट्टी। जलपट्टी कहाँ स्थित है? जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में। कितने किलोमीटर में? 60 किलोमीटर में। चांदन ट्यूबवेल्स कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। इस डायग्राम में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सबका आंसर जैसलमेर ही होगा। राजस्थान में वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज? जैसलमेर। राजस्थान में सेवन घास सर्वाधिक? जैसलमेर। राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक? जैसलमेर। राजस्थान में चांदन के ट्यूबवेल्स? जैसलमेर। तो इसमें डायग्राम फॉर्मेट में बनाता हूँ ताकि चीजें कनेक्ट रहें, जुड़ी हुई रहें, लंबे टाइम तक याद रहें। पोखरण मोहनगढ़ 60 किलोमीटर। सर राजस्थान भूगोल की 2024 एडिशन वाली बुक है मेरे पास, अब तक 11 जिलों के अनुसार, सॉरी 41 जिलों के अनुसार आएगी। तो पिछली बुक का क्या करूं बताओ? मेरे पास कॉलेज की किताबें रखी हुई हैं पुरानी, जिसमें मेरे पास हिस्ट्री की किताबें भी हैं, पॉलिटी की भी हैं, जिनको मैं आजकल नहीं पढ़ता, क्या करूं बताओ? वैसा ही जवाब मेरे पास है। तो इन चीज़ों के जवाब थोड़ी ना होते, कोई बुक अगर पुरानी हो गई हो। अब इकोनॉमिक सर्वे आपका हर साल चेंज होता है, तो अब ज्योग्राफी वाले में भजनलाल जी को तो कहता नहीं, हाँ अब 50 कर दो, अब 41, अब यूं करो पुराने वाले वापस कर दो 33। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रही है। तो जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं पुरानी बुक से, पॉसिबल है अपडेट करना उसमें भी। अगर आपने उसको 10 बार पढ़ रखा है तो इसका मीनिंग इजीली अपडेशन उसमें किए जा सकते हैं, नई बुक नहीं लें फिर। और आपको ये लगता है कि नहीं इतने सारे अपडेशन है सर नई बुक्स में, ये लेना ज़्यादा ठीक है, मेरे क्या लिखने का आलस्य बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर